हेलो एवरीवन, आज है 20 नवंबर और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जियो फाइनेंशियल सर्विस के बारे में। 220 रुपए का शेयर है और आज एक्चुअली में खुलते ही यहाँ पर गिरावट देखने को मिल रही है। बातचीत करेंगे उसके बारे में, साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि भैया लॉन्ग टर्म का आउटलुक इसका पॉजिटिव है कि नहीं, क्योंकि शॉर्ट टर्म में अगर आप देखोगे तो ये इसी रेंज के आसपास अटकता हुआ नजर आ रहा है और नजर आएगा भी। देखिए, वीडियो को शुरू करें उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो आज यहाँ पर खुलते ही गिरावट है। 1.5% का डिक्लाइन हमें यहाँ पर देखने को मिला है। 217 रुपए का ये शेयर है। पिछले एक महीने में अगर हम देखें तो 1.5% का ही ग्रोथ है। देखिए, पहले गिर रहा था, तेजी आई और जब तेजी आई थी और तब बाजार पूरा बहुत बड़ी गिरावट में था, लेकिन ये भाग रहा था क्योंकि 2 ही दिन में रिलायंस ने 2 करोड़ शेयर्स खरीदे थे यहाँ पर। तो जाहिर सी बात है, जब बाइंग आती है तो भाई साहब शेयर गिरते नहीं है, शेयर बढ़ते ही है। तो ये देखने को मिला, लेकिन बाद में लगातार गिरता हुआ थोड़ा बहुत नज़र भी आया, फिर अटेम्प्ट करा, अब फिर वापस 2 दिनों से लगातार ये गिर रहा है। 226 रुपये से लगातार पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन में ये गिरकर 217 रुपये पर पहुंच चुका है। फ्राइडे को भी यहाँ पर गिरावट थी और 226 से 220 पर आया था। आज भी यहाँ पर गिरावट मॉर्निंग में खुलते ही देखने को मिल रही है। और यहाँ पर अगर हम बात करने जाए तो हालांकि पिछले हफ्ते की एक खबर भी थी कि भैया आरबीआई ने अप्रूवल दे दिया है ईशा अंबानी और बाकी के 2 और लोग हैं जो जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के बोर्ड में शामिल होंगे। और देखो, ये एक अच्छी बात है, कोई बुरी चीज़ नहीं है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश शोथिया जो है वो डायरेक्टर के तौर पर होंगे इस कंपनी के, और इसका अप्रूवल जो है वो आरबीआई की तरफ से मिल चुका है। और देखिए, यहाँ पर आप एक इशारा भी समझिए कि अगर ईशा अंबानी ने ज्वाइन करा है तो आने वाले टाइम में एक्सपांशन आपको डेफिनेटली यहाँ पर बड़े पैमाने पर देखने को मिलेगा, क्योंकि भाई साहब जब इन्होंने रिलायंस रिटेल का ज्वाइन किया था उसके बाद काफ़ी बड़े पैमाने पर अग्रेसिव एक्सपांशंस करे गए थे यहाँ पर। तो सेम चीज़ मैं यहाँ से भी एक्सपेक्ट कर ज़रूर रहा हूँ कि जब ज्वाइन करा है तो डेफिनेटली यहाँ पर कोशिश करेंगे अपने आप को प्रूव करने के लिए, और कहीं ना कहीं उसका असर जो है वो यहाँ पर ज़रूर देखने को मिलने वाला है आपको। अगर बात करी जाए जियो फाइनेंशियल्स को लेकर तो देखो, इसकी जो लिस्टिंग थी वो उतनी अच्छी नहीं रही थी। एक्सपेक्टेड था कि भाई साहब 300 रुपये पर लिस्ट होगा, लेकिन 260 के करीब ये लिस्ट हुआ था और लिस्ट होने के बाद ही लगातार यहाँ पर हमें करेक्शन देखने को मिला, गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि अलग अलग इंडाइसिस से इनको हटना था। तो जो इन्फ्लो था वो सीधा यहाँ से कम होना था, जिसके चलते गिरावट एक्सपेक्टेड थी, लेकिन बीच में तेज़ी भी बनी जब कुछ लोगों ने खरीदारी करना भी यहाँ पर शुरू किया, और खासकर रिलायंस ने बहुत बड़ी क्वांटिटी खरीदी है। लिस्टिंग से लेकर अब तक रिलायंस ने ही यहाँ पर 8 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर्स खरीद लिए हैं, आपको बता दें। और आगे भी रिलायंस जो है वो धीरे धीरे करके यहाँ पर बाई करता रहेगा। और जहाँ तक बात करें मार्केट कैप की तो 1,40,000 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट कैप है। और जहाँ तक कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करें तो पिछले कुछ क्वार्टर काफ़ी ख़राब रहे थे इनके, लेकिन अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि अच्छे परफॉर्मेंस यहाँ पर दिखने चाहिए। रीज़न सिंपल है कि अब तक फुल फ्लेज में काम नहीं हो रहा था यहाँ पर। लिस्टिंग के बाद यहाँ पर भैया बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आए, लिस्टिंग के बाद भैया सीईओ आए, लिस्टिंग के बाद पूरे के पूरे 3 जो इनका मेन बिजनेस है उसको अलग करा गया, जैसे कि इनका असेट मैनेजमेंट का जो बिज़नेस है, इसका जो दूसरा बिज़नेस यहाँ पर हो गया, इंश्योरेंस वाला बिज़नेस हो गया, डिजिटल पेमेंट वाला बिज़नेस हो गया, ये सबको अलग करा गया यहाँ पर और उसकी एक डेडिकेटेड टीम बनाई गई। और अगर आप यहाँ पर देखोगे तो भाई साहब सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही रहने वाली है कि इंश्योरेंस का सेक्टर मुझे लगता है कि फ्यूचर में धीरे धीरे और बड़े पैमाने पर ग्रो करने वाला है, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेगी ही इंडिया की। और जिस तरीके से हम कोविड से बाहर आए हैं, लोग इंश्योरेंस को बहुत ज़्यादा प्रीफर करेंगे। लोगों में जैसे लोगों में इंश्योरेंस को लेकर अवेयरनेस बढ़ेगी, जैसे जैसे इंश्योरेंस लोगों के स्मार्टफोन पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे, लोग वैसे वैसे उसको लेना शुरू भी कर देंगे। सेम चीज़ मैं कहूँगा कि असेट मैनेजमेंट, देखो रिलायंस अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, ठीक है, बहुत बड़ा नाम है रिलायंस, और उसको लेकर अगर मैं बात करने जाऊँ तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में डेफिनेटली लोग भरोसा करेंगे इनके ऊपर असेट को लेकर अपने, और ये एक बड़ा इनका बेनिफिट भी रहेगा, फ़ायदा भी रहेगा। डिजिटल पेमेंट को लेकर बात करी जाए तो इनकी सीधी टक्कर यहाँ पर होने वाली है पेटीएम के साथ, फ़ोनपे के साथ, क्योंकि अपने खुद के साउंड बॉक्स लगाने वाले हैं, ठीक है। ये ऑलरेडी काम चल रहा है, काम हो चुका है, और अपने खुद के जो साउंड बॉक्स है उसको वो अपने ही स्टोर्स पे सबसे पहले डिप्लॉय भी करेंगे। बहुत जल्दी आप रिलायंस रिटेल में उसको देखोगे, ठीक है, जियो मार्ट में आप उसको देखोगे, आजियो के स्टोर्स पर आप उसको देखोगे, कई सारे हैं, ठीक है, रिलायंस के। तो वहाँ पे उसको डिप्लॉय डेफिनेटली शुरुआती दौर में करा जाएगा।
और उसके बाद फुल फ्लेज में उसके ऊपर भी काम होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्रेडिट कार्ड का जो बिज़नेस है वहाँ पर भी एंट्री हो रही है, SBI के साथ मिलकर उसको लॉन्च कर रहे हैं, तो ये भी बड़ी बात है यहाँ पर। तो वो बिज़नेस को भी पेनिट्रेट करने का काम करेंगे ये। और जहाँ तक बात करी जाए कि देखो प्रमोटर ने पिछले कुछ टाइम में बड़ी क्वांटिटी में खरीदारी करी हुई है। अगर आप अभी प्रमोटर की होल्डिंग देखो सितंबर क्वार्टर में तो 46.77% है, जबकि जब ये लिस्ट हुआ था ना तो 45% के आसपास की थी। और अभी लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न इसकी 48% के आसपास की है। अभी हाल फिलहाल में ही 2 करोड़ शेयर्स खरीदे गए हैं यहाँ पर। और आगे भी मुझे लगता है कि देखो खरीदारी होने के 2-3 दिन बाद पता चलता है कि रिलायंस ने खरीदारी करी थी, ठीक है। तो ये हो रहा है यहाँ पर। एक भी शेयर गिरवी नहीं है। पब्लिक के पास 17.87% की होल्डिंग है, एफएससी के पास 21.48% की होल्डिंग है, म्यूचुअल फंड के पास 4.71। हालांकि म्यूचुअल फंड ने यहाँ पर बिकवाली करी जरूर थी। इंश्योरेंस के पास 8% की होल्डिंग है, अदर डेज के पास 1.17% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। देखिए ओवरऑल ना जियो फिनेंशियल सर्विस को लेकर मैं एक ही चीज़ कहूँगा कि देखो यार शॉर्ट टर्म में अभी भी इसका जो ग्राफ है वो अप्स एंड डाउन्स होने वाला है, ठीक है। जैसे कि गिरावट थी यहाँ पर, देखो एक झटके में लिस्टिंग के बाद गिरा, तेज़ी आई जब बड़े लोगों ने यहाँ पर खरीदारी करना शुरू किया। इवन रिलायंस ने भी बहुत बड़ी क्वांटिटी तब खरीदी थी यहाँ पर, वापस से गिरा, ये वापस से अटेम्प्ट करा है, वापस ये गिरेगा, डेफिनेटली गिरेगा ये। देखो आने वाला 2-3 महीना जो है वो रिलायंस इसी तरीके से, सॉरी जियो का जो शेयर है वो इसी तरीके से परफॉर्म करेगा। ये कोई उतनी बड़ी तेज़ी नहीं दिखाएगा, ये इसी रेंज के आसपास आपको भटकता नजर आएगा। 200 से 220 की रेंज में आपको ये भटकता हुआ नजर आने वाला है। डेफिनेटली आपको उसी रेंज के आसपास देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो तेज़ी आप एक्सपेक्ट करोगे वो मुझे लगता है कि फरवरी के बाद आप एक्सपेक्ट करोगे। रीज़न ये है कि दिसंबर क्वार्टर के नंबर आएंगे जो कि अच्छे नंबर में एक्सपेक्ट कर ज़रूर रहा हूँ, क्योंकि टीम धीरे धीरे फॉर्म अप हुई है। हालांकि उतने भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वाले नहीं होने वाले, अगेन मैं कह दूँ अच्छे नंबर्स मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद, मार्च के बाद जो जून के नंबर आएंगे, उसके बाद जो सितंबर के नंबर आएंगे वो अच्छे होंगे। अभी 1-2 क्वार्टर के बाद अच्छे नंबर्स आप देखोगे, क्योंकि टाइम लगता है भाई साहब, ठीक है। टाइम लगता है टीम को सेटअप होने के बाद में अपने आप को फुल फ्लेज तरीके से चलाने में टाइम लगता है। और अभी हम देखें कि जो गिरावट देखने को मिली थी उसकी रीज़न सबसे बड़ा यही था कि अलग अलग इंडाइसिस से इसको हटना था। अब धीरे धीरे मैं मानता हूं कि फरवरी के बाद अलग अलग इंडाइसिस में इनकी एंट्री की आप खबरें भी सुनेंगे, क्योंकि देखो NBFC सेक्टर की दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है ये, बजाज के बाद, ठीक है, दूसरी सबसे बड़ी कंपनी है। तो कहीं ना कहीं आप इसको ज़्यादा टाइम के लिए इग्नोर नहीं कर सकते। और जैसे जैसे ये और ज़्यादा स्पेंडिंग करना शुरू करेंगे और ज़्यादा एक्सपांशन की तरफ जाएंगे तो धीरे धीरे इसको लेकर सेंटीमेंट चेंज होगा, एकदम से नहीं होने वाला है। अभी भी 2-3 महीना ये आपको ऐसे ही लगेगा, ऐसे ही डराएगा, ऐसे ही गिरेगा, तो थोड़ा बहुत बीच बीच में बढ़ता भी रहेगा। तो यहाँ पर पहली चीज़ तो ये कि बॉटम बन चुका है, कहने जल्दबाजी होगी, लेकिन 200 रुपये का लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तौर पर मुझे लगता ज़रूर है। तो यहाँ पर बाय ऑन डिप्स करा जा सकता है, किसी भी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर्स मत खरीदना। और अगेन मैं कह दूँ नज़रिया अगर आपका 2-3 साल का हो तो ही एंट्री करो, वरना भैया मत करो। यहाँ पर 2-3 महीने के लिए आए हो तो मत करो यहाँ पर, क्योंकि यहीं पे रहने वाला है ये मेरा मानना है, ठीक है। और मैं यही कहूँगा आपसे कि बाय ऑन डिप्स का मतलब ये होता है कि हर 7-8% के डिक्लाइन पे धीरे धीरे, जैसे कि 100 शेयर खरीदने हैं तो 20 खरीदो, वेट करो, गिरावट है और 20-25 क्वांटिटी ऐड करो, वेट करो, गिरावट है और 20-25। तो उस तरीके से आप यहाँ पर इसको प्ले कर सकते हैं, ना कि किसी एक लेवल पे बहुत सारे शेयर। क्योंकि देखो खबरें यहाँ पर नहीं आ रही है अभी उतनी ज़्यादा, लेकिन मुझे लगता है कि दिसंबर के बाद से मतलब जनवरी फरवरी से यहाँ पर कुछ खबरें, पॉजिटिव खबरें आपको शायद यहाँ पर देखने को मिल सकती है। और चाहे वो इनके लॉन्चिंग को लेकर भी हो सकती है, चाहे वो इनके अलग अलग इंडाइसिस में एंट्री को लेकर भी हो सकती है, रिजल्ट्स को लेकर भी हो सकती है यहाँ पर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर, ठीक है। कुछ बड़ा इन्वेस्टमेंट को लेकर भी हो सकती है, कई सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती है, किसी के पार्टनर को लेकर भी हो सकती है। तो ये होगा यहाँ पर, लेकिन टाइम लगेगा। जल्दबाजी करोगे तो भैया फंस के रह जाओगे यहाँ पर। तो यही मैं कहूँगा इसको, बाकी मर्जी आपकी है। इसके अलावा एनालिसिस के लिए जिस पोर्टल का मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ट्रेड ब्रेन्स, अगर आप भी उसको यूज़ करना चाहते हैं तो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगर आप मेरा कूपन कोड HSA20 का इस्तेमाल करोगे तो आपको 20% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। कई सारे बेहतरीन फीचर्स यहाँ पर, जिनमें से एक है कि जो बड़े बड़े इन्वेस्टर्स वो क्या खरीद रहे हैं उनका पूरा पोर्टफोलियो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, वो भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर अपडेट के साथ। ये वही लोग जो शेयर बाजार में बड़ा गेम खेलते हैं, इनके पोर्टफोलियो में आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और पेनी स्टॉक भर भर के मिलेंगे। तो देर किस बात की है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, कूपन कोड का फायदा उठाना भूलिएगा नहीं। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहले बाहर आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।